Hi everyone and welcome back to the Realty Reveal, the podcast in which we uncover the inside stories of the ever evolving real estate world. आज हमारे साथ बैठे हैं हमारे एक बहुत ही प्रेस्टिजियस चैनल पार्टनर. सो प्लीज वेलकम मिस्टर सुनील तेवातिया जी, वर्किंग विद द टीम ऑफ गीतांजलि फॉर ओवर 5 years नाउ. हाय सुनील जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द रियलिटी रिवील. आज आपने अपना कीमती समय निकाला, हमें इस पॉडकास्ट के लिए ज्वाइन किया. हाँ, बहुत एक्साइटेड है हम, आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है. आपको इतना एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, तो ऑब्वियसली आपके इनसाइट्स हमारे सारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं. तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी रियल एस्टेट में कैसी जर्नी रही है. थैंक यू जोया मैम, थैंक यू. बेसिकली रियल एस्टेट में पिछले 15-18 साल से हम रियल एस्टेट में हैं. और 15-18 साल में बेसिकली मेरा होम टाउन पलवल है. तो हम पलवल शहर से हैं. पलवल शहर में हमने बहुत अच्छा काम किया है. जैसे कह सकते हैं कि कच्ची कॉलोनियों का प्लॉटिंग का काम था, तो काफ़ी हमने वो 10-12 साल वो काम वहाँ पर किया. फिर गुड़गांव में जब हम आए, पिछले 5-6 साल पहले मैं गुड़गांव आया, तो मैंने देखा कि वहाँ में और यहाँ में बहुत बड़ा डिफरेंस है. वहाँ की मार्केट में क्या है, सब कुछ अनऑथराइज ही अनऑथराइज है. अच्छा, यहाँ की मार्केट में क्या है, ऑथराइज चीज़ें हैं. दीनदयाल हो, हाई राइज हो, कमर्शियल हो. अच्छा, वहाँ चीज़ें क्या हैं, वहाँ है आपकी सुकेर यार्ड में चीज़ें, क्योंकि सुकेर फील्ड में कोई ऐसी वहाँ कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं है, कोई बड़ा डेवलपर नहीं है, तो सारी चीज़ें वहाँ इस तरीके की हैं. यहाँ तो हमने देखा बहुत बड़ा डिफरेंस है. और टिकट साइज़ में भी डिफरेंस है, और बहुत सारी चीज़ों में सीखने को बहुत कुछ था गुड़गांव में. तो हमने सोचा कि यहाँ क्यों नहीं हमें ये चीज़ करनी चाहिए, सीखना चाहिए. और लगभग 6 साल पहले हम यहाँ आए और हमने सीखना शुरू किया. ये हमारी जर्नी थी. और पिछले कुछ सालों में हमने बहुत कुछ सीखा है. जीरो से शुरुआत की है. इस मार्केट में वैसे कुछ सिखाता नहीं है, खुद ही सीखना पड़ता है. जो भी सीखना है हमें खुद सीखना है. तो हमने एक एक सेक्टर की नॉलेज ली, कमर्शियल की, रेजिडेंशियल की, दीनदयाल पॉलिसी या कमर्शियल किस तरीके से बंद पड़े हैं, कैसे डेवलप होंगे, चीज़ें कैसे सही जाएंगी, गलत जाएंगी, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए. इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो हमने जीरो से सीखी, खुद से सीखी. मार्केट ने नहीं सिखाई हमें, किसी कह सकते हैं चैनल्स ने नहीं सिखाई हमें, या बिल्डर्स ने नहीं सिखाई, लेकिन हमने खुद से चीज़ें समझी. और हम जल्दी समझ पाए. उसका रीज़न ये है कि क्योंकि हम पहले रियल एस्टेट में थे, इस वजह से हम इन चीज़ों को जल्दी ग्रैब कर पाए, जल्दी समझ पाए कि किस तरीके से किसी इन्वेस्टर का पैसा कहाँ बन सकता है, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, कब एग्जिट करना है, कब एंट्री लेनी है, किस प्राइस में लेनी है. वो मैं मानता हूँ कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को बहुत नॉलेज होगी, या गुड़गांव में 15-20 साल से काम कर रहे होंगे, लेकिन हमारा अनुभव कच्ची कॉलोनियों का भी है और गुड़गांव का भी है. तो हमें पता है कि पैसा किस तरीके से किसी इन्वेस्टर का बनाना है. दैट्स रियली ग्रेट. आपकी स्टोरी काफ़ी इनक्रेडिबल लगती है मुझे. आपने एक स्क्रैच से स्टार्ट किया है. पलवल जैसी एक बहुत ही छोटी सी जगह से आप मिलेनियम सिटी गुड़गांव में आए और वहाँ पे आपने अपना काम स्टार्ट किया. आज आपकी खुद की अपनी एक फर्म है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है एक इंसान की. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हमने बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की देखी हैं इस मार्केट में, गुड़गांव मार्केट में, जहाँ बहुत बड़े बड़े फ्रॉड भी होते हैं, मिसकमिटमेंट भी होती हैं लोगों की. बहुत बड़ी चीटिंग वाली मार्केट है. वैसे देखा जाए तो कच्ची कॉलोनियों में भी हम जब करते थे तो कोई रजिस्ट्री नहीं होती थी, लेकिन वहाँ एक ट्रस्ट बहुत अच्छा होता है, एक बायर का और एक कह सकते हैं इन्वेस्टर का और या बिल्डर का एक ट्रस्ट होता है वहाँ पर, कि लोग वहाँ ट्रस्ट करके चीज़ें ले लेते हैं और हो जाता है. लेकिन यहाँ क्या, सारे पेपर वर्क होने के बाद भी बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है लोगों के साथ. और इसमें चैनल्स भी, जो बिल्डर के साथ जो चैनल जुड़े हुए वो भी इस तरीके की चीज़ें करते हैं. और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि बिल्डर्स की भी बहुत सारी कमियां हैं, जो इस मार्केट को ठीक हो सकता है, सुधार सकता है. कोई ऐसा बंदा मुझे लगता नहीं है अभी मार्केट में कि जो इस मार्केट को ठीक तरीके से चला पाए. कोई ऐसा सिस्टम बने कि एक इन्वेस्टर को फेयर डील मिले, सारी चीज़ें एक इन्वेस्टर के फेवर में हों, एक एंड यूजर के फेवर में हों. आज सारी चीज़ें एक बिल्डर के फेवर में हैं. जितने भी नॉर्म्स हैं वो बिल्डर के लिए हैं और बिल्डर की सुरक्षा के लिए हैं. जितने भी नॉर्म्स बने हुए हैं, एक कह सकते हैं एक इन्वेस्टर का, एक बायर का आज कोई भी वाली वास नहीं है, रक्षा करने वाला नहीं है. और उसकी रक्षा के लिए सिर्फ ओनली एक कह सकते हैं ब्रोकर या कंसल्टेंट, वही उसकी मदद कर सकता है. और सबसे बड़ी दुखद जो बात है वो यही है कि यहाँ बहुत सारी चीटिंग होती है, बहुत सारी चीटिंग होती है. तो वो बहुत दुख वाली बात है. मैंने वीडियो बनाई भी है उस पर भी कि किस किस तरीके की चीटिंग होती है लोगों के साथ. बिल्कुल.
आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेके बहुत सारे अंधविश्वास भी होते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे मिथ्स क्रिएट हो जाते हैं। और आपकी बात सही है, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं मार्केट में, दिस इज द रियलिटी। बिल्कुल। लेकिन आप एक इन्वेस्टर को और एक क्लाइंट को आप क्या चीजें ऐसी बताना चाहोगे कि वो सतर्क रहे इन सब चीजों से, और वो कैसे बच सकता है इन सब फ्रॉड से? देखो, सच्चाई ये है कि इन्वेस्टर या कोई भी एंड यूजर कोई भी जब प्रॉपर्टी लेने जाता है तो वो खुद से R&D नहीं करता, वो ब्रोकर से बात करता है, 10 लोगों से बात करता है, और फिर भी वो डिसीजन नहीं ले पाता है, सही डिसीजन नहीं ले पाता है। सेल्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, बहुत शातिर लोग भी बैठे हुए हैं। शातिर का मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको जो चीज़ सेल करनी है, चाहे वो कितनी ही बेकार हो, मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मैंने मार्केट में देखे हैं कि बहुत सारी ऐसी घटिया प्रॉपर्टी लोगों ने सेल की है, चाहे वो झूठ बोल के सेल की हो, चाहे कुछ दिखा के सेल की हो, कुछ भी करके सेल कर दिया, लेकिन वहाँ ना तो एंड यूजर ना इन्वेस्टर का पैसा बिल्कुल भी नहीं बना। मैं तो ये चाहता हूँ कि एक एंड यूजर इन्वेस्टर सबसे पहले किसी से मिले, किसी सही आदमी से मिले। मेरा मानना ये है कि सही आदमी से मिले, फिर उसके बाद खुद से R&D करे। पहले बिल्डर देखे कि बिल्डर कैसा है, बिल्डर ने कौन कौन से प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, फिर उसके बाद वो लोकेशन देखे। लोकेशन एडवांटेज बहुत मायने रखती है इन्वेस्टमेंट में। फिर देखे कि प्राइस क्या है, क्या डील मिल सकती है, और एक ट्रस्टेबल कंसल्टेंट ढूंढे, ना कि ब्रोकर ढूंढे। ब्रोकर और कंसल्टेंट में दिक्कत ये है, जो ब्रोकर है वो सेल करता है, सिर्फ ओनली सेल 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 से मतलब है उसको। एक कंसल्टेंट, जो सही कंसल्टेंट है, वो आपको एक प्रॉपर्टी गाइड करेगा कि किस तरीके से प्रॉपर्टी किस लोकेशन में लेनी है। बहुत सारे लोग, मैं मानता हूँ कि यहाँ एक इन्वेस्टर की भी गलती है, इन्वेस्टर हो या एंड यूजर, उसकी बहुत मोटी गलती ये है कि उसको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई। अब वो एक प्रोस्पेक्ट देखता है उस प्रॉपर्टी का, लेकिन दूसरा जो चेहरा उस प्रॉपर्टी का वो नहीं देख पाता है, ठीक है। लेकिन एक कंसल्टेंट जानता है कि किस प्रॉपर्टी में किस इन्वेस्टर का फ़ायदा होता है, क्योंकि उसे पता है कि लोकेशन एडवांटेज क्या है, बिल्डर के साथ किसके साथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, सब कुछ पता होता है उसको। लेकिन बायर जो है वो भी कह सकते हैं गलती उसकी ही है। मैं मानता हूँ उसकी क्यों गलती है, क्योंकि उसको लेना देना नहीं है, एक जो कोई गाइड कर रहा है, कंसल्टेंट दे रहा है, उससे लेना देना नहीं है। उसको जो प्रॉपर्टी पसंद आ गई किसी भी तरीके से, उसको वही लेनी है, चाहे वहाँ उसका पैसा डूबने वाला हो। दिक्कत यह है कि सही कंसल्टेंट भी नहीं है और सही बायर भी नहीं है, इन्वेस्टर भी नहीं है। अब क्या कर सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इन्वेस्टर की ही गलती मैं मानूंगा कि वो एक सही आदमी नहीं चुन पाता, वो एक सही प्रॉपर्टी नहीं चुन पाता, सही टाइम नहीं चुन पाता कि सही टाइम पे लेनी चाहिए, सही लोकेशन नहीं चुन पाता। उसका रीज़न ये है कि वो 10 लोगों की बात सुनता है और अपने आप को ज्ञानी मानने लगता है। ये बहुत बड़ा इसमें लूप होल है इस सिस्टम में, और इस लूप होल को ख़त्म करने के लिए पता नहीं क्या होगा। हम तो मार्केट में अभी 5-6 साल पहले आए हैं, ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल से मार्केट में हैं, लेकिन वो भी इस लूप होल को ख़त्म नहीं करने, वो भी आपको सिर्फ सेल दिखाते हैं, सेल ही करते हैं। उनकी टीम भी सेल्स करने में लगी हुई है। कोई मतलब नहीं है कि किसी इन्वेस्टर का कैसा फ़ायदा हो, कोई लेना देना नहीं है। मेरा मानना ये है कि 80-90% लोगों का कोई लेना देना नहीं है किसी इन्वेस्टर से, किसी एंड यूजर से, किसी के फ़ायदे से। उनको सिर्फ अपना फ़ायदा करना होता है, तो उस तरीके की वो चीज़ें रिकमेंड करते हैं। कहीं किसी का फ़ायदा हो जाता है, कहीं नहीं होता है, बस यही है। काफ़ी अच्छा लगा आपके सारे पॉइंट ऑफ व्यू सुन के। और जैसे कि आपने बताया, आप इतने टाइम से रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में, आपने ब्राइट साइड से लेके एक डार्क साइड तक भी देखी रखी है इंडस्ट्री की। बिल्कुल। तो आपने जब स्टार्ट किया था और अभी आप जिस टाइम पे हो, मेरे साथ बैठे हो आप अभी, तो आपको क्या लगता है इस टाइम पीरियड में इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट में या गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, या अभी और कौन कौन से चेंजेस हैं जो आने ज़रूरी हैं? देखो, सरकार की तरफ से तो चेंजेस 2016 में ही नॉर्म्स बने थे रेरा के, लेकिन आज भी हम देखें तो आज भी बहुत सारे लूप होल हैं उस सिस्टम में भी। दूसरा लूप होल ये है कि बिल्डर्स का भी है, कि अगर हम देखें जितने भी बिल्डर्स आज की डेट में 2023 में जैसे ही तेज़ी आई 2020 के बाद, और आज हम 2024 में हैं, तो बहुत सारे नए डेवलपर भी आए हैं, नए डेवलपर आए हैं। तो इस सिस्टम में लूप होल अभी भी है। प्रॉपर रेरा में भी थोड़े से लूप होल हैं जो फिल होने चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि कौन करेगा। सबसे बड़ी बात है कौन पहल करेगा। क्या कोई बिल्डर पहल करेगा? नहीं कर सकता। ये पहल करनी है कि इन्वेस्टर कोई या एंड यूजर कोई। ये क्वेश्चन एंड यूजर को ही उठाने हैं कि रेरा के नॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। जैसे कि मैं मानता हूँ कि जब हम रेरा देखते हैं तो बहुत सारी रेरा की जो वेबसाइट है उस पर हम प्रॉपर बिल्डर की जानकारी नहीं ले पाते। बहुत सारे लोग तो देखते ही नहीं है, रेरा नंबर देखकर ठीक है भाई रेरा है, सब कुछ एवरीथिंग इज ओके होगा।
लेकिन बिल्डर के ऊपर क्या क्या कर्जे हैं, बिल्डर ने कहाँ कहाँ से कर्जे उठा रखे हैं, उसकी जानकारी प्रॉपर रेरा को अच्छी तरीके से देनी चाहिए। किसी एंड यूजर को या किसी इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस प्रॉपर बैकग्राउंड उस बिल्डर का पूरा मेंशन होना चाहिए, और वो इजी अवेलेबल हो। इजी रेरा की वेबसाइट पे इजी, लेकिन वो इजी नहीं है। दिक्कत ये है बहुत सारे लोग तो पहुंच ही नहीं पाते उन जानकारियों तक जो एक बिल्डर के बारे में हमें जानकारी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टर को लेनी चाहिए। तो ये लूप होल है, ये लूप होल अब पता नहीं कौन फिल करेगा। दैट्स ग्रेट। चलिए अब हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। गुड़गांव जैसी सिटी में अगर हम बैठे हैं तो गुड़गांव के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर और क्या। तो अगर मैं बात करूं वर्टिकल्स की आज के टाइम में, तो आपके हिसाब से इन्वेस्टर को रेसिडेंशियल की तरफ जाना चाहिए या कमर्शियल की तरफ? ये डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। देखो 2-3 तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। एक इन्वेस्टर वो जिसको 2-4 करोड़ रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं भी इन्वेस्ट करे, कमर्शियल में करे, रेजिडेंशियल में करे, उसे कोई लेना देना नहीं है। उसे हर 6 महीने में इन्वेस्टमेंट करना है, उसके पास पैसे का फ्लो है तो उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है। एक इन्वेस्टर वो है जिसके पास कभी कभार पैसा आया, कोई प्रॉपर्टी सेल हुई, कोई ज़मीन सेल हुई, कहीं प्लॉट सेल हुआ, तो उसे इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है। एक इन्वेस्टर वो है जिसकी जॉब पैकेज अच्छा है और उसे इन्वेस्टमेंट करना है रेंटल के लिए। तो इस 2-3-4 तरीके के इन्वेस्टर हैं। इसमें हम किस इन्वेस्टर की बात करते हैं, और इस वर्टिकल में भी रेजिडेंशियल और कमर्शियल की हम बात करें तो रेजिडेंशियल जो इन्वेस्टमेंट है, आज करंट सिचुएशन ये है कि रेजिडेंशियल की इन्वेस्टमेंट इतनी आपको रिटर्न नहीं देने वाली अगले 3-4 साल तक। बहुत सारे लोग ये कहते हैं 30% पैसा देना पड़ेगा सर, हम अगली तो देनी नहीं पेमेंट, हम तो रीसेल करा देंगे, हम वो कर देंगे। ऐसा होने वाला नहीं है, उसको समझें। ये जो चक्कर है 2020 के बाद जो फ्लो बना है, हाइप हुई है, देखो 7,000 रुपये की चीज़ें आज 20,000 तक पहुँच गई। 7,000 रुपये की चीज़ें 14,000 तक ठीक है। 13-14,000 रुपये प्राइस आपका रेजिडेंशियल का ठीक है, जस्टिफाइड है, द्वारका एक्सचेंज पे ले सकते हैं, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 20,000 में जो आज प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहा है, 4.5-5 करोड़ का अपार्टमेंट लेने जा रहा है, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगले 2 साल में उसके 20 के 30 हो जाएंगे, 30,000 रुपये हो जाएंगे या 40,000 हो जाएंगे? अगर वो ये उम्मीद करके जा रहा है और वो उसका जो सेगमेंट है, मिडिल सेगमेंट है इन्वेस्टर का, जिसको 4 करोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो जा रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। 20,000 मैं भी लेने जा रहा है तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन वो इन्वेस्टर किस कैटेगरी का है? क्या वो ऐसा इन्वेस्टर है जिसको कोई ज़मीन बेच के पैसा आया है और जिससे रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करके कुछ रिटर्न लेना है? तो रिटर्न तो आने वाला नहीं है अगले 4 साल में, भूल जाए, वो बैठे शांति से 4 साल। पूरा पेमेंट देना पड़ेगा, ना 30% आप एग्जिट कर सकते हो, ना 40% से एग्जिट करते हो। आपको 100% पेमेंट देनी पड़ेगी, उसके बाद एप्रिसिएशन होगा। क्योंकि 20,000 पे, हाँ, वो इन्वेस्टर जिसका टिकट साइज अच्छा है और वो आज सस्ती चीज़ें खरीद ले तो वो फ़ायदा ले सकता है अगले 3-4 साल में अच्छा। लेकिन जो आज 18, 17, 16, 20 के प्राइस में प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है रेजिडेंशियल की, वो तो डूबने वाला है। अब बात आई कमर्शियल की। अब हम कमर्शियल में बात करें तो जिसका टिकट साइज 1 करोड़ से नीचे है, या कह सकते हैं 2 और 1 के बीच का है, उसके पास रेजिडेंशियल के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। 3 BHK ले ले, 2 BHK ले ले, द्वारका एक्सचेंज पे कुछ नहीं मिलता, एक्सचेंज पे कुछ नहीं मिलता, SPR पे कुछ नहीं मिलता उसको, उसके पास बचता कमर्शियल ले दे के। अब कमर्शियल में भी वही सेगमेंट काम करता है इन्वेस्टर का, जो 3-4 तरीके के इन्वेस्टर हैं। एक इन्वेस्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता 4 करोड़ से भी कहीं इन्वेस्टमेंट कर दे, उसको तो पैसा लगाना है। लेकिन जिनका टिकट साइज 1-1.5 करोड़ ना, वो सेगमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका पैसा सिक्योर होना जरूरी है। अगर वो पैसा डूब गया तो हो सकता है बहुत सारी फैमिली बर्बाद हो जाती हैं। अब रेंटल इनकम अगर उनको नहीं मिलता है और वो पैसा डूब जाए, उस प्रॉपर्टी की रीसेल ना हो, तो ये समझो बहुत भयावह चीज़ है एक फैमिली के लिए। तो वो पैसा आपको सेफ साइड कमर्शियल में लगाना, उसमें जिसमें रेंटल आ रहा है। क्योंकि आज अगर रेंटल आ रहा है 6-7% का, तो आप प्लस में बैठे हो। फिर आप आ गया पैसा बनाने वाली 1 करोड़ पे आपको कैपिटल कैसे बढ़ेगा आपका? देखो अगले 3-4 साल में जब कमर्शियल रेंटल प्रॉपर्टी लेते तो 3-4 साल में वो प्रॉपर्टी आपको अच्छा कैपिटल अप्रिशिएशन दे देती। क्यों? उसका रीज़न ये है क्योंकि जिस प्रॉपर्टी पे कोई टेनेंट बैठा है उस प्रॉपर्टी के तो प्राइस बढ़ते रहेंगे, लेकिन जो प्रॉपर्टी खाली पड़ी है उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करने में भी दिक्कत है। क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो खाली पड़ी है वो तो एक रिटेल मार्केट प्रॉपर्टी है या किसी मॉल की प्रॉपर्टी है। अगर बिल्डर ने एफर्ट नहीं लगाए हैं उस प्रॉपर्टी को चलाने के लिए और उसमें आपने सोचा कि अब मुझे आज 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट दुकान मिल रही है, चढ़ी चौड़ाई दुकान आपको 35,000 रुपये पर स्क्वायर फीट मिल रही है, तो आपको 35,000 वाली ही लेनी चाहिए। क्योंकि 35,000 वाली जो दुकान है पर स्क्वायर फीट की, वो आपकी 50 भी हो जाएगी, 60,000 रुपये पर स्क्वायर फीट भी हो जाएगी। लेकिन जो 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की दुकान है, खाली पड़ी है, किसी मॉल की रिटेल मार्केट दुकान है, आप सोच रहे हैं लोकेशन अच्छी है चल जाएगी, नहीं चलते हैं।
तो वो दुकान लेनी चाहिए जिस पे आज किराया आ रहा है, क्योंकि जिस पे आज किराया आ रहा है उस पर कल भी आएगा। तो वो टेनेंट अगर आपको 9 साल 15 साल 20 साल की लीज गारंटी दे रहा है तो वो प्रॉपर्टी आपको कैपिटल आपका डबल कर सकती है 4-5 साल में। लेकिन आपने सोच रहे हैं कि 15,000 में आपको आज प्रॉपर्टी सस्ती लेनी है, कमर्शियल में आपको प्रॉपर्टी सस्ती नहीं लेनी, आपको प्रॉपर्टी वो लेनी है जहाँ टेनेंट है। टेनेंट है तो फ़ायदा है, टेंडर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। और 1 करोड़ का इन्वेस्टर बच तभी सकता है उसका पैसा, नहीं तो उसका पैसा डूबने वाला है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सस्ता मिल रहा है हमें, लोकेशन अच्छी है, चल जाएगा। 8-8 एकड़ के मॉल चल जाएंगे, 1000 दुकानें हैं, नहीं चलेगी। बिल्डर भी 100% एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें चलेंगी, तब जाके उस प्रॉपर्टी की वैल्यू लाख रुपए पर स्क्वायर फुट भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने 15,000 रुपये 20,000 रुपये पर स्क्वायर फुट के कम प्राइस के लालच में आज को एक दुकान ले ली तो भी पैसा डूबने वाला है। अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बन रही है उसका भी आपको ये देखना होगा कि प्राइस सेगमेंट क्या है, लोकेशन क्या है, बिल्डर ने कौन से प्रोजेक्ट चलाए हैं। क्योंकि नए प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं उन बिल्डर का बैकग्राउंड देखें तो प्रोजेक्ट खाली के खाली पड़े हैं, लेकिन नई सेल वो इस तरीके से करते हैं कि हम इसको बिल्कुल इस तरीके से वो बना देंगे, ताज होटल बना देंगे, हम इसको वो बना देंगे, एमबीएस मॉल बना देंगे, इसको हम गैलेरिया मार्केट बना देंगे इसको हम। तो ऐसी चीज़ें हैं, ये भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं। तो सेगमेंट इन्वेस्टर का मायने रखेगा कि आपका टिकट साइज क्या है, आप किस तरीके के इन्वेस्टर हो। क्या आपके पास 1-1.5 करोड़ रुपये है तो आपको रेंटल प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए, रेंटल आ रहा है और आपका पैसा अप्रिशिएट हो रहा है। 5-6 साल का आपको टाइम पीरियड लगेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि ट्रेडिंग हो जाए 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में आपका पैसा नहीं बने, प्रॉपर्टी में पैसा 3 गुना एक झटके में हो जाता है। अभी हमने 2021 से 2023 तक जो देखा है 3-3 गुना पैसा नहीं हुआ क्या? कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जहाँ डबल ट्रिपल पैसा नहीं हुआ हो? लेकिन पिछले सालों को देखो, 2020 से पहले का देखो तो प्रॉपर्टी स्टक रही है। तो ऐसे ही हमें पेशेंस के साथ लेने के बाद 6 साल बैठना है। ये समझो आप रेंटल लेना है बढ़िया, और रेंटल भी बढ़ता रहेगा, हर 3 साल में 10-15% रेंटल बढ़ जाता है। तो मेरा मानना है कि सेगमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें हमें परचेज करनी चाहिए। हमारी क्या टिकट साइज है, हमारे पास कितना पैसा, उसके अकॉर्डिंग हमें रेजिडेंशियल भी लेना है। तो रेजिडेंशियल में भी आपको पेशेंस के साथ 4-5 साल बैठना पड़ेगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। राइट। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गुड़गांव जैसी सिटी में कुछ हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतरीन रहती है लोगों के लिए, काफी आपको रिटर्न्स आते हैं। तो आप हमें उन हॉटस्पॉट्स के बारे में बताइए जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट मोस्टली सिक्योर रहेगी गुड़गांव में। तो पहले रेजिडेंशियल को ले लेते हैं। रेजिडेंशियल में आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो मेरा मानना है कि अगर आप फ्लोर में इन्वेस्ट कर रहे हो या अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप एंड यूजर हो या इन्वेस्टर हो, तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए। चाहे आप दीनदयाल के प्लॉट, हम भी उसको भी कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि रेजिडेंशियल में दीनदयाल के प्लॉट भी आते हैं, फ्लोर भी आते हैं, अपार्टमेंट भी आते हैं। हमें वो प्रॉपर्टी आज लेनी है जो आज सस्ती है, चाहे वो किसी भी लोकेशन में है, जिसका प्राइस 8,000 से लेके 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में है, फ्लोर्स में या अपार्टमेंट में, वो हम आज ले लेते हैं। तो उस पर अगले 3 साल में आराम से 5-7 हज़ार रुपये का जंप होगा। लेकिन आज ही हम 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं लोकेशन की वजह से, या बिल्डर ने आपको एमिटीज दिखा दी हैं, लग्जरी बोल के चीज़ें कर दी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लग्जरी कंस्ट्रक्शन वाइज हम देखें तो 19-20 का ही फ़र्क होता है रेरा के अकॉर्डिंग जो कंस्ट्रक्शन होती है। बाकी चीज़ें मेंटेनेंस के ऊपर कि प्रॉपर्टी को मेंटेन कौन करेगा। अगर प्रॉपर्टी को मेंटेन करने वाला अच्छा है तो मैं मानता हूं कि 8,000 से 12,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की चीज़ किसी भी लोकेशन में मिल जाए, न्यू गुड़गांव में मिल जाए, SPR पे मिल जाए, एक्सटेंशन पे मिल जाए, द्वारका एक्सप्रेस पे मिल जाए, सोहना में मिल जाए, ले लेनी चाहिए रेजिडेंशियल की। फिर बात आती है कमर्शियल की। कमर्शियल की कोई भी चीज़ किसी भी लोकेशन में ले लेनी चाहिए अगर रेंट आउट है तो। 5 से 7% ROI अगर आ रही है एनुअली तो कहीं भी किसी भी बिल्डर की प्रॉपर्टी हो, मैं नहीं कह रहा बड़ा बिल्डर हो, नहीं, प्रॉपर्टी चली चलाई हो, बिल्डर ने अच्छा लीज आउट किया हो प्रोजेक्ट, तो वो नो डाउट आपको अच्छा रिटर्न दे देगा। आप लोकेशन वाइज प्रोजेक्ट अगर ले लेते हैं तो लोकेशन मायने नहीं रखती कमर्शियल में। मेरा मानना है कमर्शियल में लीजिंग मायने रखती है। मान के चलो कोई कमर्शियल बहुत दूर है लेकिन उसमें ब्रांड बहुत अच्छे अच्छे हैं, F&B के ब्रांड्स हैं, रिटेल के ब्रांड्स हैं बहुत अच्छे, ठीक है, ग्रोसरी के ब्रांड्स हैं, कपड़ों के ब्रांड्स हैं, फैशन के ब्रांड्स हो गए, तो आप कहीं भी जा सकते हो। आज से पहले लोग गलेरिया भी जाते हैं, न्यू गुड़गांव में लोग रहते हैं, गलेरिया जाते हैं शॉपिंग करने। क्यों जाते हैं? वहाँ ब्रांड्स हैं। MBS जाते हैं, क्यों जाते हैं? वहाँ ब्रांड्स हैं। तो ऐसे ही आपका लोकेशन उतना मैटर नहीं करता है जितनी आपकी लीजिंग मैटर करती है कमर्शियल्स में।
रेजिडेंशियल में प्राइस मैटर करता है कि आज सस्ता खरीद लोगे तभी तो महंगा बिक पाओगे। आप प्लॉट 2 लाख रुपए पर गज में खरीद रहे हो आज, तो क्या सोचो 4 लाख हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं। लेकिन जिसने 1 लाख में खरीदे थे उसके 2 लाख हो चुके हैं। ये 4 लाख होने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, 10 साल लगे, 15 साल लगे, क्योंकि 2 लाख होने में भी बहुत टाइम लगा है। आज से हम बात करें 15 साल पहले, तो प्लॉट कितने थे? 15,000 रुपये गज, 20,000 रुपये गज के प्लॉट थे, मैक्सिमम 25,000 रुपये गज के प्लॉट थे। लेकिन उन्होंने पेशेंस के साथ 15 साल बैठे हैं, आज 2 लाख तक पहुँचे हैं वो लोग। तो आज हमें प्लॉट भी खरीदना है तो सस्ता खरीदना है। हमें खरीदना है 1 लाख से नीचे के प्लॉट, कहीं भी हो चाहे। हम सेगमेंट हम पकड़ लें, जैसे झज्जर है, मेड सिटी है, फरुखानगर है, खरकोंदा है, सोहना है, मानेसर है। प्लॉट कहीं भी परचेज कर लें रेजिडेंशियल में और सस्ता परचेज कर लें, तो मैं कहता हूं कि अगले 2-3 साल में उसके प्राइस आराम से डबल हो जाते हैं। और आप आज ही 2.5 लाख रुपए गज के प्लॉट परचेज करने वाले हो तो उसका भी सेगमेंट अलग है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्लॉट परचेज करके घर बनाना है, उनका कोई लेना देना नहीं ऑपरेशन, उनको घर चाहिए, ठीक है, उनके पास पैसा आया है कहीं से। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनका टिकट साइज बहुत बड़ा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2.5 लाख रुपए परचेज करने में भी, 3 लाख रुपए गज में परचेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, उनको अच्छी कोठी बनानी है। तो हर सेगमेंट अलग अलग है, हर तरीके का बायर है, और उस बायर के अकॉर्डिंग मैं तो कहता हूँ अगर आपको बेसिकली अगर हम इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, रिटर्न लेना है, तो मैं मानता हूँ कि रिटर्न तो सस्ती चीज़ आप खरीदोगे तो वहीं आएगा। और हाँ, एंड यूजर के प्रोस्पेक्ट से देखते हैं तो जिनको घर बनाना है तो प्लॉट या कुछ भी महंगा खरीद सकते हैं। अलग अलग सेगमेंट है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता 4-5 करोड़ इन्वेस्ट करने से, 10 करोड़ इन्वेस्ट करने से। ऐसे लोग भी हैं। अभी अब देखा ना, कमेलिया ली ने 190 करोड़ में, 100 करोड़ में कमेलिया गया है, कितने 90 करोड़ में, 100 करोड़ में, 190 करोड़ में, इतनी चीज़ें, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो ऐसे कमर्शियल में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ के सेगमेंट के लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्राउंड फ्लोर की शॉप ले रखी है, मेंटेनेंस दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको, कोई दर्द नहीं है उनको, कोई दुख नहीं। लेकिन दर्द उन लोगों को है जिनके पास 2.5 करोड़ रुपए, वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जाके मरे, उनको मेंटेनेंस देना पड़ रहा है। तो ये बहुत सारे दर्द हैं, पेन है, अब इनको झेल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसमें क्या है, बायर की गलती मानता हूँ मैं तो, क्योंकि बायर ने R&D सही नहीं की, बायर ने सही कंसल्टेंट से बात नहीं की, बायर को भ्रमित किया गया। वो चाहे लालच में किसी तरीके से बिल्डर ने किया, ब्रोकर ने किया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सुनील जी, आपने कहा कि कमर्शियल अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो आपको सबसे पहले लीजिंग फैक्टर पे जाना चाहिए, पॉइंट। और आपने कहा रेसिडेंशियल में हमें प्राइस पे जाना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या आपके हिसाब से लोकेशन मैटर नहीं करती प्रॉपर्टी में? लोकेशन मैटर करती है, लेकिन लोकेशन के अकॉर्डिंग आप प्राइस उतना महंगा ले रहे हो तो फिर फ़र्क क्या पड़ा है? आप इन्वेस्टर हो, चलो आप एंड यूजर हो, मैं मान लेता हूँ कोई एंड यूजर जाता है कि मुझे घर लेना है, टॉप लोकेशन पे लेना है। टॉप लोकेशन का मतलब क्या है? आपने हाईवे पे घर ले लिया, द्वारका एक्सप्रेस पे ले लिया। आप एक्सप्रेस वे पे तो नहीं रहोगे, रहोगे तो घर में ही, ठीक है ना। जब आप घर में अंदर रहते हो तो आपको क्या चाहिए? पीसफुल चाहिए एरिया, शोर शराबा नहीं चाहिए आपको, प्रदूषण नहीं चाहिए आपको, या आपको प्रदूषण चाहिए? तो मेरा मानना ये है कि जब रेजिडेंशियल हम लेने जाते हैं तो वहाँ मैटर करता है कि आपकी अप्रोच रोड ठीक है, चाहे आप एक्सप्रेस से आप 5 किलोमीटर दूर रह रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। अगर आप एंड यूजर हो, आपको घर लेना है, तो लोकेशन उतनी मैटर नहीं करती। लेकिन जब आप इन्वेस्टर हो तो लोकेशन मैटर करती है कि आपको किसकी ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि हर 5-6 साल में, 7 साल में महंगाई दर बढ़ती रहती है, 6-7% सालाना के हिसाब से बढ़ती है। उस हिसाब से किसी भी लोकेशन में प्रॉपर्टी ले लें, जो एंड यूजर है जिसको घर चाहिए, किसी भी लोकेशन में ले लें, उसके प्राइस ऑटोमेटिक 5-6-7 साल में डबल हो जाते हैं। इन्वेस्टर को क्या करना है? इन्वेस्टर को ट्रेडिंग करनी है, वो भी अगले 2 साल में, 3 साल में। तो उसको देखना पड़ता है लोकेशन, लेकिन लोकेशन के साथ उसको प्राइस भी देख ले, क्योंकि आज वो 20,000 में अगर इन्वेस्टर घर ले रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है रेजिडेंशियल में 20,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में, 18,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में, वो 36,000 होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारी इन्वेंट्री रीसेल में आने वाली है। जो इन्वेंट्री 80 लाख में 3 BHK बेस सेल हुआ था 2 साल पहले, उसकी वजह से आने वाली है। 80 लाख की इन्वेंट्री 1 करोड़ 60 लाख में मिलेगी 3 BHK। अब मुझे ये बताओ, जो आज 4 करोड़ की इन्वेंट्री लेना है, जो इन्वेस्टर है आज 4 करोड़ की इन्वेंट्री वो ले रहा है, वो 8 करोड़ की हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि जो 80 लाख की वो 1.5 करोड़ हो चुकी है। जो एंड यूजर आएगा वो उसमें जाना पसंद करेगा जहां उसका टिकट साइज बनता है 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का, 2.25 करोड़ का, 2.25 करोड़ का। 4.5 करोड़ की प्रॉपर्टी 8 करोड़ नहीं होगी, वो 4.5 की 5 हो सकती है, 6 हो सकती है अगले 3 साल में। इतना ही अप्रिशिएशन 3 से 4 साल लगेंगे उसमें भी। ये नहीं है
कि आपकी 3-4 साल में वो डबल हो जाएगी, नहीं होगी, पॉसिबल नहीं, क्योंकि उस टिकट साइज़ के बायर बहुत कम है, एंड यूज़र बहुत कम है। आप सोचो 5 करोड़ का घर लेने के लिए आपका जो सैलरी पैकेज है वो एनुअली 1 करोड़ का तो होना चाहिए कम से कम, क्योंकि आप 5 करोड़ का उस तरीके के आपके खर्चे होंगे, तो आपको 1 करोड़ से ज़्यादा का सैलरी पैकेज चाहिए उस घर को लेने के लिए। या आप किसी धंधे में हैं या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, वो अलग बात है, लेकिन एंड यूजर जो है, जो जॉब करता है, वो बहुत कम है। उस हिसाब से, जिस हिसाब से नए नए लॉन्च अलग से लग्जरी आ रहे हैं, क्योंकि एंड यूजर की पहुंच से घर निकल चुके हैं बाहर। तो सुनील जी, आप गीतांजलि की टीम के साथ, गीतांजलि के परिवार के साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हो, तो आप गीतांजलि की टीम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं गीतांजलि के बारे में कहना चाहूँगा। गीतांजलि बेसिकली सुनील सिसोदिया भाई, देखो जब तक हम किसी से मिलते नहीं हैं तब तक तो ऐसा लगता है कि आदमी कैसा होगा। तो जब मैं सुनील सिसोदिया जी से मिला तो बेसिकली बहुत सारे डाउट्स मेरे भी थे, लेकिन मैं मिला, व्यवहार बहुत अच्छा है, सुनील भाई का व्यवहार बहुत अच्छा है और चीज़ें बहुत सपोर्टेबल हैं गीतांजलि में। लोग बहुत सारी भ्रमित करने वाली चीज़ें भी है मार्केट में गीतांजलि के बारे में, कुछ लोग बोलते होंगे, मैं भी सोचता था कि इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि और जो चैनल्स हैं और जो बड़े बड़े ब्रोकर फर्म हैं गुड़गांव में, बड़े बड़े नाम हैं उनके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुनील भाई किसी के साथ चीटिंग करते हैं या गीतांजलि किसी के साथ धोखा करती है या किसी का पैसा खाया हो। और अब मैंने सुनील वाले भाई के बारे में भी, जब मैं इनसे मिला नहीं था तो मुझे भी लगता था यार कैसा आदमी है, वह दुनिया में इसके बारे में लोग अलग अलग तरीके की बातें कहते, लेकिन जब मुलाकात होने के बाद हम बहुत बार साथ में बैठे कई घंटे, तो उसके जब मैंने विचार सुने तो मुझे लगा यार ये तो अपने ही जैसा आदमी है, ये तो जैसे हम बाहर से हैं अंदर से हैं सेम ही है शायद हो। लेकिन जो और लोग बाहर दिखावा बहुत बड़ा करते हैं, जिनकी थिंकिंग तो है लो लेवल की, ठीक है, दिखाते हैं लग्जरी दिखाते हैं अपने आप को, कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और बहुत हाई फाई दिखाते हैं, लेकिन थिंकिंग उनकी बहुत बेकार है, सोच बहुत घटिया है। सुनील भाई का उल्टा, उसकी सोच हाई है, दिखाता कुछ भी नहीं है बंदा ऐसा है कि मतलब दिल जीतने वाला बंदा है, किसी के साथ बैठ जाए, इन्वेस्टर के साथ या हमारे साथ, तो मैं मानता हूँ कि उसके व्यवहार में वो चीज़ झलकती है कि वो सही आदमी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करके, और लगातार करते रहेंगे। और मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दी सुनील भाई भी एक बिल्डर लॉबी में बैठेंगे, एक बिल्डर बनेंगे सुनील भाई भी बहुत जल्दी, और वो बिल्डर बनेंगे तो फिर उनके प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। गीतांजलि आज एक ऐसे लेवल पे है कि अब जो बड़े बड़े बिल्डर है उनके लेवल पे है गीतांजलि। ठीक, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स फॉर द फैमिली ऑफ गीतांजलि। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड। मैं आपको बता देती हूँ, रैपिड फायर राउंड में बेसिकली मैं आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी, और आपको उनका आंसर एक वर्ड में बहुत फास्ट देना है। बिल्कुल, आपको ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आपके हिसाब से 2025 एक बायर्स मार्केट रहेगा या एक सेलर्स मार्केट रहेगा? देखो, ये पॉइंट देखना पड़ेगा कि बायर्स किस तरीके का बायर्स है, मैंने जैसे पहले बताया, और सेलर्स मार्केट रहने वाला, क्योंकि सेल करने वाले बहुत सारे लोग आज की डेट में, बायर्स भी देखना पड़ेगा और सेलर्स भी देखना पड़ेगा। डिपेंड ऑन बायर कैसा है, डिपेंड ऑन सेलर कैसा है। ये नहीं है कि आज मार्केट बायर की है या सेलर की है, नहीं, मार्केट किसी की भी नहीं है। बायर्स की बर्थ क्या है, बायर्स के पास कितना फंड्स है, सेलर के पास कितना फंड्स है, तो इस तरीके की चीज़ें मैच होती रहेंगी चीज़ें। कुल मिला के बात है, बायर्स की मार्केट है, सेलर की मार्केट है, नए प्रोजेक्ट की मार्केट नहीं है। नए प्रोजेक्ट में अगर कोई बायर करना चाह रहा तो वो नया प्रोजेक्ट आज जो लेना चाह रहा वो ना ले, रीसेल वाली चीज़ें ले। मेरा मानना ये है कि रीसेल वाली चीज़ें सस्ती मिलेंगी, सस्ता लोगे तो महंगा बेचोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा सुनील जी कि ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर्टी में, उसकी लोकेशन या उसका प्राइस? दोनों चीज़, लोकेशन भी और प्राइस भी, दोनों चीज़ मैटर करते हैं। अगर लोकेशन अच्छी ना हो तो भी प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग में दिक्कत आती है, और प्राइस भी मैटर करता है, प्राइस अच्छा ना हो तो भी दिक्कत आती है, क्योंकि अच्छा पैसा बनता नहीं है। आपने मोस्टली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ पे काम किया है या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे? मैंने दोनों प्रॉपर्टियों पे काम किया, रेजिडेंशियल पे भी कमर्शियल पे भी। डीप एनालिसिस किया है कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल के बारे में जो मैंने बताया है, तो दोनों प्रॉपर्टी पे मैंने बहुत अच्छा काम। दैट्स रियली ग्रेट। आपके हिसाब से सबसे बड़ा अंधविश्वास रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेके क्या है आज के टाइम? अंधविश्वास ये है कि बहुत जल्दी पैसा बन जाएगा,
बहुत जल्दी फटाफट रियल एस्टेट में हम करोड़पति बन जाएंगे, हमने 1 करोड़ लगाए 2 करोड़ निकलेंगे, 2 करोड़ लगेंगे 4 करोड़ निकलेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। आपको पेशेंस के साथ 6-7 साल बैठना पड़ेगा। इस अंधविश्वास में लोग जी रहे हैं, सपनों में जी रहे हैं कि मैं आज इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सारे लोग तो ऐसा भी कॉल पे बोलते हैं, सर मैं 6 महीने में निकलना चाहूँ तो कितना बन जाएगा, सर मैं 8 महीने, चलो 8 महीने देती है, सर 1 साल में निकलना चाहूँ तो कितना दिला दोगे प्रॉफिट इससे। वो ऐसा समझते हैं रियल एस्टेट में कोई पेड लगा हुआ है पैसे का, रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आप तो फटाफट बनने वाला है, झरने वाला पैसा। ऐसा नहीं है। पेशेंस के साथ ये प्रॉपर आप प्रॉपर्टी खरीदें, 5 साल 6 साल वेट करें, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा आपका पैसा बनेगा। एग्जैक्टली तभी रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और स्टेबल इन्वेस्टमेंट भी Stable है, investment, ऐसा नहीं है लॉन्ग टर्म तो है ही है, स्टेबल भी है, क्योंकि यहाँ पैसा बनता है, डूबता नहीं है। लेकिन पेशेंस रखोगे तभी तो बनेगा। अगर आपको किसी एक सेलिब्रिटी को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी होती तो आप किस सेलिब्रिटी को किस तरीके की प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं? किसको तो नहीं बता सकते कौन सा सेलिब्रिटी की प्रॉपर्टी लेगा, लेकिन कोई आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस? ना, मेरा तो कोई एक्ट्रेस फेवरेट नहीं है, ना एक्ट्रेस फेवरेट है। बेसिकली अगर किसी को मुझे गिफ्ट करना होता प्रॉपर्टी तो मैं उससे एक रेंटल प्रॉपर्टी, ऑफिस स्पेस या रिटेल मार्केट या स्टूडियो, ऐसी प्रॉपर्टी जो बनी बनाई हो, जिसमें रेंटल हाई आ रहा हो, वो प्रॉपर्टी रिकमेंड करता कि वो प्रॉपर्टी आपको आज पैसा दे रही है। पहली बात, जब आज जो पैसा दे रही है वो कल भी देगी, क्योंकि उसका कैपिटल भी बढ़ेगा। एक परफेक्ट होम को आप 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करिए। परफेक्ट प्रॉपर्टी को प्राइस, सबसे पहले उसका प्राइस अच्छा होना चाहिए, कम होना चाहिए। अच्छा, उसकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, फिर उसके बाद आती है उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। बिल्डर अच्छा हो, जो प्रॉपर्टी को अच्छा मेंटेन करता हो, कंस्ट्रक्शन अच्छी हो। कंस्ट्रक्शन वैसे तो रेरा के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ठीक ही है, और मेंटेनेंस प्रॉपर्टी की अच्छी हो। ये 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। किसी प्रॉपर्टी को लेने से पहले हमें तीनों चीज़ चेकआउट कर लेनी चाहिए, चाहे कैसी भी प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल या रेसिडेंशियल, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, लेकिन तीनों चीज़ें मैटर करती हैं। प्राइस मैटर करता है, लोकेशन मैटर करता है, बिल्डर मैटर करता है। सो आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, हमारे इस रैपिड फायर राउंड का, डिस्क्राइब द टीम ऑफ गीतांजलि होमस्टेट इन 3 वर्ड्स। 3 चीज़ यही है कि CRM बहुत अच्छा है, हमें पेपर वर्क में कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा, ब्रोकेज और डील बहुत अच्छी है, और जो जितनी भी टीम है, सपोर्टेबल टीम है, बहुत अच्छी है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच सुनील जी, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आपने जितने भी अपने इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करे, और बहुत ही जल्द हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में ऑफ द रियल्टी रिवील। थैंक यू सो मच।